गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और हमारी वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और इससे पिछली वीडियो में हमने एक हाफ जो पार्ट था इसका कवर कर लिया था, बाकी का आधा पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे। आओ शुरू करते हैं। तो हमने बेसिकली हल्का हल्का अगर हम लोग रिकैप कर लें तो देखेंगे कि भाई हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। भाई हम स्टडी कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ ली थी। किसी बच्चे ने अगर पुरानी वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पीछे जाकर के हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको आप चेक कर लें एक बारी, तभी आपको ये वाली वीडियो भी समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई ये वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो कि हमको देना चाहिए पॉजिटिव प्लेट को, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए बेसिकली। तो इसके ब्याह पे आज हम लोग ना दो ग्राफ पढ़ने वाले हैं भाई, और ये ना बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। देखो, सबसे पहले समझो हुआ क्या और किया क्या गया। ग्राफ बनाए गए जिसमें एक तरफ लिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और भाई दूसरी तरफ हमने जो बात की वो पोटेंशियल की बात की। ठीक है, एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एक तरफ हम लोगों ने पोटेंशियल की बात करी। और हमने क्या काम किया कि लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने का क्या मतलब होता है ना? फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने का मतलब होता है कि जैसे हम एक ही कलर की लाइट डाल रहे हैं लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी को चेंज करा रहे हैं। सो बेसिकली हम अलग अलग इंटेंसिटी की जो लाइट है उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को क्या रख रहे हैं भाई? सेम रख रहे हैं। तो हमने क्या काम किया, तीन अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट फॉल कराई और जो ग्राफ हम लोगों को ऑब्टेन हुआ वो कुछ ये था। ये I1, ये I2 और ये I3 एंड I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। इस ग्राफ को जब तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो तुमको दो तीन बातें समझ में आएंगी। पहली बात तो ये वाला जो पोटेंशियल हुआ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये बात अपने को लॉजिकली समझ में भी आती है कि भाई ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूं 0 0 तो इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल और इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल, और इस नेगेटिव पोटेंशियल पे देखो करंट क्या हो गया? जीरो। अरे भाई यही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाए उसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ। अगर हम लोग इस ग्राफ को बहुत सावधानी से पढ़ें तो हमको दो तीन बातें समझ में आती हैं। पहली बात, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है करंट उतना ज्यादा बन रहा है, और ये ऑब्जर्वेशन हमारी पिछली ऑब्जर्वेशन को कंसोलिडेट करती है जो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में कि यार फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर भी तुम देखो, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी है उतना ज्यादा करंट है। इसका मतलब इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट बढ़ता है। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट इस ग्राफ से निकल करके सामने आ रही है वो ये कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, ये तुम देखो, तुम इंटेंसिटी चेंज करा रहे हो लेकिन इंटेंसिटी के चेंज कराने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब हमारे कहने का ये है कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, बेसिकली ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो इस ग्राफ को पढ़ने के बाद जो नतीजे निकले इनको हम इन्फ्रेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। पहला इन्फ्रेंस तो भाई यही निकला है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। ये बात हम इससे पिछले ग्राफ में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरा इन्फ्रेंस जो निकल रहा है वो ये कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के। मैं नहीं कह रहा हूं भाई ये बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के। भाई ग्राफ कह रहा है ये बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। क्योंकि फिर से देख लो ध्यान से, इंटेंसिटी के घटने और बढ़ने से ग्राफ के ऊपर कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, एक शॉर्टकट मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा, एक स्पेशल रिजल्ट याद रखने का तरीका है। बिकॉज पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
तो क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब यह हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो भी इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होगी। ये बात ध्यान रखना, ये शॉर्टकट है, इसका लॉजिकल रीजन अपन लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो एक ग्राफ देखा गया। फिर क्या काम किया हम लोगों ने, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। जब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने रिपीट किया तो क्या किया, ग्राफ बिल्कुल इन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में बनाया गया। ध्यान से देखो, साइड बाय साइड इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। एक तरफ वापस से लिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एक तरफ जो है लिया गया पोटेंशियल। अब की बार हमने क्या काम किया, इंटेंसिटी को ही कांस्टेंट कर दिया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया और फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने चेंज कराया। फ्रीक्वेंसी को चेंज कराने से हमारा तात्पर्य है कि बेसिकली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तीन अलग अलग कलर्स की जो लाइट है उनको हमने इसके ऊपर फॉल कराया। इंटेंसिटी को कांस्टेंट कराने का ये अर्थ हुआ और फ्रीक्वेंसी को चेंज कराने का ये अर्थ हुआ। लेकिन हम जो ब्राइटनेस है वो चेंज नहीं कर रहे, केवल फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। तो तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए ग्राफ बनाए गए। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्टेन हुआ। ये ν1, ν2, ν3 और ν1 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν3। अच्छा, ये जो करंट बना इसको कहा गया सैचुरेशन करंट और ये बना भाई V01, V02, V03 और ये तीनों ही अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हैं। ग्राफ को अगर स्टडी करोगे तो तुमको एक दो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए जो करंट बन रहा है वो सेम बन रहा है, यानी कि करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब अगर इससे पिछले ग्राफ को देखो तो देखो हमने यहां पे क्या लिखा है कि करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, जबकि इस ग्राफ में हमने किया क्या, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया। और भाई क्योंकि इंटेंसिटी को कांस्टेंट तुम लोगों ने कर दिया है तो इसी वजह से करंट भी तो तुम्हारा कांस्टेंट आएगा यार। बात को लॉजिकली समझो, करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी को तुमने कांस्टेंट कर दिया तो करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी कि करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात जो इस ग्राफ से अपन को देख करके समझ में आ रही है वो ये कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हैं, तीनों के जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हैं ये वेरी कर रहे हैं, जो कि इस ग्राफ में वेरी नहीं कर रहे थे, ये यहां पर वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और यही इस ग्राफ के इन्फ्रेंस भी हैं। क्या इन्फ्रेंस बन रहा है ग्राफ का, सबसे पहली बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह लो, दोनों ही, ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। और दूसरी बात फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह लो या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कह लो, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं इंटेंसिटी के, सॉरी फ्रीक्वेंसी के। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई? उम्मीद है ये बात तुम लोग को समझ में आई होगी। ये दो ग्राफ इस चैप्टर के सबसे मेन ग्राफ हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से तुम लोग को समझना बहुत जरूरी है। और अब इसको उतार लो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अच्छा, जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में लास्ट टाइम ये देखा था कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक ग्राफ ना स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का भी बनाएंगे। और क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्ट्रेट लाइन तो आएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ना ओरिजिन से पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है।
ये देखो ऐसे बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। ओरिजिन से पास क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये जहां पे इस लाइन को कट करेगा उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये बात अपन लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रीच नहीं कर जाती, इसीलिए ग्राफ ऐसा आया। अच्छा, इसके आगे चाहे कितने ही ग्राफ बना लो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, सबका स्लोप सेम आता है, क्योंकि उसका रीजन है इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें बताता है h बाई ई। h होता है भाई प्लैंक्स कांस्टेंट और e होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है ना, h भी कांस्टेंट और e भी कांस्टेंट, तो मेरे भाई स्लोप भी क्या आया? कांस्टेंट। यहां से h की वैल्यू भी निकाली जा सकती है e इंटू में स्लोप। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि बता इस ग्राफ का यूज करके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकालेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को यही ना पता हो कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेट करने का तरीका भी मैं बता देता हूं। कहीं पर भी दो पॉइंट कंसीडर कर लो, जैसे मान लो ये मान लिया A, ये मान लिया B, और यहां से एक ट्राइंगल पूरा कर दो, इस पॉइंट को ले लो C, ये एंगल मान लो थीटा। हमेशा याद रखना ट्राइंगल में स्लोप जो होता है ना भाई वो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AC और बेस है BC, तो स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर में क्या हो गया? AC अपॉन में BC। ऐसे स्लोप निकाल सकते हो। तुमको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज देकर के आएंगी, जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उसमें डिस्कस करूंगा मैं इस तरीके का क्वेश्चन, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड करा दूं, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है, तो वो पूछता बता ये वैल्यू क्या है? हमेशा ये वैल्यू आएगी माइनस फाई नोट अपॉन ई, और यहां पे फाई नोट क्या है भाई हमारा? फाई नोट होता है वर्क फंक्शन। फाई नोट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? फाई नोट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये कैसे निकली हैं दोनों वैल्यूज के h बाई ई और फाई नोट बाई ई, ये जब अपन लोग इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ये खत्म हो जाने के बाद में, तो वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत सवाल आते हैं बोर्ड में, सब कुछ पूछा हुआ है, ये तक पूछा हुआ है कि इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से करें, इसको उतारें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब इसके बाद में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और देखो, डरने वाली घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ये जितने पर भी ग्राफ हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं ना, इन ग्राफ के जो इन्फ्रेंस निकले, उन इन्फ्रेंस को ही एक तरीके से लॉज बना दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। मैं एक एक करके 1 बाय 1 फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज तुम लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं, तुम लोग लिखो। सबसे पहले लिखो लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1 क्या कहता है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी बट नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी बट नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। लॉ नंबर 2 कहता है, लॉ नंबर 2 लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक emission starts only when the incident radiation has got a certain minimum frequency called threshold frequency. Called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप। तीसरा लॉ, above the threshold frequency the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons depends on frequency but not on intensity. Depends on frequency
बट नॉट ऑन इंटेंसिटी, फुल स्टॉप। ये तीन जो लॉ हैं, ये तो जो ग्राफ हम लोगों ने अभी पढ़े थे उन्हीं के इन्फ्लुएंसेस हैं बेसिकली, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, है ना। चौथा लॉ और लिखो, आखिरी लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। ये इंस्टेंटेनियस फेनोमेना का क्या मतलब है, ये भी समझ लो कि जैसे ही लाइट पड़ती है मेटल के ऊपर, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो टाइम का गैप आता है वो केवल 10⁻⁻8 सेकंड का गैप आता है, और इसलिए हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस फेनोमेना है। तो ये तो हुए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इनको लर्न करना पड़ेगा भाई, बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं, याद रखेंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसको हम कहते हैं 7 स्टार टॉपिक। इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। टॉपिक का नाम है भाई आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये वही इक्वेशन है भाई जिसके लिए आइंस्टाइन को बेसिकली नोबेल प्राइज मिला। बहुत आसान शब्दों में मैं समझाता हूं, बस देखो बात को समझो। तुम लोगों को याद होगा कि हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, ये हुआ न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 1। मैं बना देता हूं 2 2 3 4 5 6 7 8 और ये अकेला इलेक्ट्रॉन। और मैंने तुम लोग को बताया था कि यार ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है बट निकल नहीं पाता, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है इसके ऊपर फोर्स लगा के रखते हैं। मैंने तुम्हें एग्जांपल देके भी बताया था कि जैसे मान ले भाई इसने 100 जूल की एनर्जी लगाई हुई है बेसिकली, तो जो बाहर से मदद करेगा इस इलेक्ट्रॉन की उसको कम से कम 100 जूल एनर्जी तो देनी पड़ेगी, वरना ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। अब जरा सोच के देखो, बहुत ध्यान लगा के सोच करके देखो, क्या कि अगर जो लाइट मान लो ऊपर से आकर के पड़ रही है उसके पास में एनर्जी है 150 जूल, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो निकलने को 100 जूल ही चाहिए ना केवल, तो वो 150 जूल का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब उसका यूज कैसे होगा कि उस 150 जूल में से 100 जूल तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी, और जो बच गई 50 जूल, उस 50 जूल से इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यही बात बोली थी भाई आइंस्टाइन ने भी। सो बेसिकली आइंस्टाइन ने क्या कहा, समझो बात को, कि आइंस्टाइन सेड दैट एनर्जी कैरीड बाय इंसिडेंट रेडिएशन इज यूज्ड इन 2 ways। 2 तरीके से यूज होती है। नंबर 1, टू ओवरकम वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का तो मतलब यही हुआ ना भाई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज होती है। एंड सेकंड, जो बच गई उससे इंपार्ट की जाती है काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए, जैसे मान लो अगर अपन लोग एक इक्वेशन बनाने लगे हैं, मान लो ऊपर से जो लाइट आई उसके पास एनर्जी थी h न्यू, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला भाई h न्यू होता है। इसका एक हिस्सा तो वर्क फंक्शन को खत्म करने में लग गया, तो वर्क फंक्शन है भाई h न्यू नॉट, और जो बच गई उससे मिली काइनेटिक एनर्जी यानी कि ½ mv का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनी, दिमाग लगा के देखो, इसको ½ mv स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और ये जो इक्वेशन बनी है ना भाई, इसको ही कहा जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। अच्छा, इस इक्वेशन का एक दूसरा रूप भी है, और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि EV नॉट बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। यहां पे E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो, और V नॉट भाई होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट इज बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो EV नॉट भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से क्या निकला, एक नया फॉर्मूला, क्या कि EV नॉट बराबर है ½ mv स्क्वायर के।
इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा गया है भाई पेपर में। और ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दूं कहां से निकला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से निकला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में QV वर्क डन का फॉर्मूला होता है। QV वर्क डन बराबर Q इंटू में भी, और वर्क डन ही एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी थ्योरम लगाई है? वर्क एनर्जी थ्योरम, जो क्लास 11th में पढ़ी थी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन है QV है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इसलिए हाफ mv² की जगह ये यूज कर दिया। सो बेसिकली ये 3 फॉर्मूले हैं जो तुम लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है भाई, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, इस पे तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा। और इसी के साथ ही ये वाली जो हमारी यूनिट है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका जो एक तरीके से थ्योरी वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। वैसे तो इसमें और भी कुछ है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक तरीके से क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो जितने पर भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने कवर करने की इसमें सारी कोशिश करी है। अगली क्लास में अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जब तक हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आप इसकी थ्योरी को पहले लर्न कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगली क्लास में जब आप आए तो इसकी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करके, समझ के, याद करके बैठें, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।